नमस्ते भाई। तो आपने पढ़ने के लिए या फिर सही मायने में कहूं गणित के अच्छे सवाल की प्रैक्टिस करने के लिए इस वीडियो को ओपन कर ही लिया है। तो ये हमारा साल 2023 में जितने भी एग्जाम होने वाले हैं, सीजीएल का, सीएचएसएल का, उसके बाद एमटीएस का, फिर सीपीओ का, बारी से फिर उसके बाद सीडीएस का भी पेपर होना है। तो लगातार एग्जाम होने वाले हैं अगले 6 महीने में, हर महीने पेपर है। तो उन सभी एग्जाम को टारगेट करके मैं मॉक टेस्ट की ये रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड की है। ये हमारा मॉक टेस्ट नंबर 1 है और मैं कोशिश करूंगा कि आपको हर हफ्ते एक मॉक टेस्ट रिकॉर्डेड फॉर्म में दिया जाए। ठीक है भाई। इसमें 25 क्वेश्चन होंगे और 2022 में 21 में जितने भी एग्जाम हों उनमें जो बढ़िया बढ़िया प्रीवियस ईयर के सवाल हैं वो छांट के मैं आपको करवाऊंगा। इसमें कुछ नए सवाल भी होंगे। एग्जाम का लेवल, मॉक टेस्ट का लेवल वही रहेगा जो एग्जाम का लेवल है। जैसा भी पूछा जा रहा है उससे थोड़ा सा हल्का फुल्का ऊपर नीचे होगा बस। ठीक है जी, चलिए ऊपर ही होगा वैसे तो आप इसकी पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करवा दूंगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा वो, वहां से जाइए, आप पीडीएफ डाउनलोड करिए। पहले आप पूरा खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो और उसके बाद आप वीडियो सॉल्यूशन देखो, आपको बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा। जो मैं मॉक टेस्ट की जो प्रैक्टिस सेशन कराता हूं ना, आप अपने सीनियर से पूछिए जो ऑलरेडी एग्जाम में सिलेक्ट हो चुके हैं कि उनको कितना फायदा हुआ प्रैक्टिस सेशन से। कि केवल आदमी पूरी जिंदगी भर चैप्टर वाइज नहीं पढ़ सकता कि वो साल भर चैप्टर वाइज ही पढ़ता रहे या सिलेबस ही पूरा करता रहे। एग्जाम से कुछ महीने पहले वो समय आ जाना चाहिए जिसमें स्टूडेंट चैप्टर वाइज अलग कर दे, सिलेबस अलग कर दे, केवल मिसलेनियस सवालों की प्रैक्टिस करे या मॉक टेस्ट करे। मिक्स मटेरियल मिलना चाहिए। ठीक है भाई। तो वही मैं आपको करना चाहता हूं कि जितना आपको, क्योंकि पेपर तो टाइप वाइज नहीं आने वाला ना चैप्टर वाइज आने वाला है, पेपर में तो खिचड़ी आने वाली है, कोई इस चैप्टर से सवाल, कोई इस चैप्टर से। तो आपको उसके लिए तैयार रहना है और मैं आपको तैयार करूंगा। बस आपको मेरे साथ जुड़े रहना है और इस वीडियो को एंड तक देखना है। अगर आपने एंड तक नहीं देखी तो मैं आपको श्राप दूंगा। ठीक है भाई, चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 से जवाब दीजिएगा। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम के। बोला है जब 0.2343434 को a बटा बी, ये जो है लोएस्ट टर्म में एक्सप्रेस किया जाता है, तो b माइनस ए का मान क्या होगा। आप जानते ये क्या है मेरे दोस्तों, ये एक रिकरिंग डेसिमल है, पुनरावर्ती दशमलव। 0.234343434 का बार बार रिपीटेशन हो रहा है, तो इसका मतलब है 0.34 बार। मुझे क्या करना है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता होना चाहिए भाई जितने डिजिट के ऊपर बार है उतने 9 आएंगे। 2 के ऊपर बार नहीं है एक डिजिट के ऊपर, तो एक 0 आएगा मेरे प्यारे भाई। 234 है भाई, 2 के ऊपर बार नहीं है तो 234 में से 2 घटाना पड़ेगा। ये इसका कन्वर्जन हो गया। 234 माइनस 2 कितना होता है मेरे प्यारे भाई, 232 आ गया। क्लियर है। बट ये सिंप्लीफाई हो रहा है, 2 से कट रहा है मेरे दोस्तों। 2 से कितनी बार कट जाएगा, तो आप कहोगे सर 116 बार, और 990 को काट लेंगे 2 से तो ये चला जाएगा मेरे प्यारे भाई आपका 495। ठीक है भाई, यानी कि ये ए की वैल्यू है प्यारे बच्चों और ये बी की वैल्यू है। आपसे पूछा है बी माइनस ए, तो 495 में से 116 आपको घटाना है। तो 5 में से 6 जब आप घटाएंगे तो यूनिट डिजिट 9 आएगा। ये इस सवाल का आंसर है बी ऑप्शन 379। काफी बेसिक सवाल मेरे दोस्तों ये बन गया आप लोगों के लिए, ये बनाएगा। ऑन डिवाइडिंग ए सर्टेन नंबर बाय 363 वी गेट 17 एज रिमाइंडर। बोला है किसी संख्या को 363 से भाग देने पर शेषफल 17 आता है। जब उसी संख्या को, सेम नंबर को 11 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या आएगा, तो शेषफल आएगा 6। आप कहोगे सर कैसे, आपने सवाल पढ़ा और सीधा आंसर मार्क किया। कंप्यूटर स्क्रीन पे सवाल आएगा, आप पढ़ोगे और मार्क करोगे, आगे बढ़ोगे, इतना ही करना है, इतना करोगे तब फाइनल सिलेक्शन होगा। हमने मान लिया कि कोई संख्या n है भाई, किसी संख्या n को जब हम 363 से भाग करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है, शेषफल आता है 17। जब उसी संख्या को मेरे दोस्तों, सेम उसी नंबर n को मेरे प्यारे भाई 11 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या आएगा, आपसे पूछा है। तो आपको पता होना चाहिए 363 का ही एक फैक्टर है 11। 363 का ही एक फैक्टर है 11। तो जब आप किसी सेम नंबर को उसी संख्या के फैक्टर से भाग करने लगे तो आपको कुछ नहीं करना, केवल आप रिमाइंडर को भाग कर दीजिए। 17 को भाग करेंगे 11 से, 11 कम 11 क्या बचेगा, 6। 6 सवाल का आंसर आ जाएगा। इसका बेसिक सॉल्यूशन है। आगे बताइएगा, ये करिएगा। सीएचएसएल टियर 1 2022 का सवाल है, लेटेस्ट, अच्छा सवाल लगा, बेसिक है। बोला यदि 60 कुर्सियों को 24,560 में खरीदा जाता है, ठीक है, तो 20% प्रॉफिट अर्न करने के लिए 24,560 में कितनी कुर्सी बेची जानी चाहिए।
आपने 60 कुर्सी खरीद ली 24,560 में, आपको कमाना है 20% का प्रॉफिट। तो 24,560 में कितनी कुर्सी बेची जानी चाहिए? देखो जो 24,560 है मेरे प्यारे भाई, ये बेवजह के लिए दे रखा है, इसका सवाल से कोई लेना देना नहीं है। मतलब आपने जितने रुपए में सामान खरीदा है उतने ही रुपए की प्राप्ति हो जानी चाहिए आपको मेरे प्यारे भाई। ठीक है जी, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मेरे दोस्तों आपने 60 कुर्सी खरीदी है और आपको कमाना है 20% का प्रॉफिट। 20% प्रॉफिट का मतलब होता है 1/5, 1/5। यानी कि अगर एक कुर्सी 5 की थी तो आपको 6 की बेचनी चाहिए, तब 20% प्रॉफिट होगा। क्लियर है? आपने कुर्सी कितनी खरीदी है मेरे दोस्तों? 60 कुर्सी खरीदी है, तो 60 कुर्सी इतने की खरीदी है मेरे प्यारे भाई। तो आपको कितनी कुर्सी बेचनी चाहिए मेरे प्यारे भाई? तो आप कहोगे सर 50 कुर्सी। क्लियर है? आपने प्राइस को इक्वल कर दिया भाई। 20% का प्रॉफिट क्या कब होगा? जब आप 5 रुपए की कुर्सी 6 रुपए में बेचोगे। आपने कुर्सी कितनी खरीदी है? 60, तो यानी कि टोटल सामान आपने इतने का खरीदा, बिकना भी उतने ही रुपए में चाहिए भाई। जितने में सामान खरीदा है सामान को बेचना भी उतने में ही है। तो अब एक कुर्सी 6 रुपए की बेच रहे हो तो कितनी कुर्सी बेचनी पड़ेंगी आपको? 50। ये भी बड़ा बेसिक सा सवाल था, आगे चलेगा। यदि एक आदमी 1/x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करता है, फिर वापस आता है 1/x² किलोमीटर पर आवर की चाल से, तो आदमी की एवरेज स्पीड बताओ। आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि अगर कोई आदमी एक सर्टेन डिस्टेंस जाता है s1 की स्पीड से, फिर उतनी ही दूरी वापस आता है s2 की स्पीड से, बार बार आता है, तो डायरेक्ट आपको एवरेज स्पीड निकालनी है। तो 2s1s2 अपॉन s1 प्लस s2 मेरे प्यारे भाई ये हो जाएगा 2s1s2 अपॉन s1 प्लस s2। क्लियर है? प्लस जरूर आएगा, ऊपर 2 आएगा, ये मैं समझ गया। बी ऑप्शन आंसर आना चाहिए, क्योंकि 2 जरूर आएगा ऊपर, भी वेरिएबल ही तो कटेगा, 2 थोड़ा ना कटेगा मेरे प्यारे भाई। और प्लस जरूर रहेगा नीचे, तो बी होगा। सॉल्व भी कर सकते हैं मेरे दोस्तों। गया कितने की स्पीड से? 1/x की स्पीड से। आया कितने की स्पीड से? 1/x² की स्पीड से मेरे प्यारे भाई। 2s1s2 अपॉन s1 प्लस s2। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ठीक है, काम करते ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं x³ से, x³ से गुणा कर देते हैं। x³ है ना, तो ऊपर तो 2 हो जाएगा, नीचे x³ से गुणा करेंगे तो x², या x³ से गुणा करेंगे x² में तो ये x रह जाएगा, 2/x² प्लस x। तो बी ऑप्शन आंसर है। ठीक है भाई, कितनी बेसिक सी बात थी ये। आगे चलेंगे। व्हाट द HCF ऑफ दीज नंबर? बहुत बढ़िया सवाल है, CDS के पेपर में आया है मेरे प्यारे भाई 2023 में। अच्छा क्वेश्चन है, जवाब दो। इनका HCF बताना है। अगर आप देखो तो मेरे दोस्तों यहां पे 9 है, 9 का मतलब है 3 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये तो यहां से 3 का स्क्वायर कॉमन आ रहा है भाई। 3 का स्क्वायर तो कॉमन ही आ जाएगा ना, ब्रैकेट में क्या बचेगा? 3 की पावर 27 माइनस 1। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। यहां से भी देखेंगे तो ये तो 9, ये भी तो 3 का स्क्वायर है, तो यहां से भी आप 3 का स्क्वायर कॉमन ले सकते हो। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? 3 की पावर 36 माइनस 1, यही बचेगा कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर यही बचेगा। अल्टीमेटली मुझे इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना है, तो दोनों में 3 स्क्वायर तो है ही मेरे दोस्तों कॉमन, इसमें तो कोई परेशानी है ही नहीं। यानी कि मुझे केवल इसका HCF निकालना है, इसका HCF मेरे प्यारे भाई, इनका HCF निकालना। और आप अच्छी तरीके जानते हैं कि अगर पावर ऑड है, a की पावर m-1 और a की पावर n-1 फॉर्म है, पावर अगर ऑड है तो HCF आपको अगर निकालना है मेरे प्यारे भाई, तो कुछ भी नहीं आपको करना। 3 की पावर क्या है? ये 27 और 36 का HCF, 27 और 36 का HCF ले लीजिए 9, 3 की पावर 9 माइनस 1, ये इन दोनों का HCF आ जाएगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। जब अंदर गुणा करूंगा तो 3 की पावर 11 माइनस 3 का स्क्वायर, ये जो है अंदर 9 हो जाएगा, तो 3 की पावर 11 माइनस 9 इस सवाल का आंसर आ जाएगा, डी ऑप्शन। काफी शानदार सवाल बच्चों ये था। ठीक है, थोड़ा सा क्रिएटिव ये बताइएगा। सवाल नंबर 6, रेस का क्वेश्चन आजकल काफी पॉपुलर है, देखते हैं कितने बच्चे इस सवाल को कर पाते हैं। एक 400 मीटर की रेस हुई, ए दौड़ता है 16 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, एक स्पीड दे दी। इफ ए गिव्स बी ए स्टार्ट ऑफ 15 मीटर, भाई ए ने जो है बी को स्टार्ट दे दिया 15 मीटर का। मतलब इस बात का मतलब क्या है भाई? एक रेस 400 मीटर की हुई, तो ए बोला भाई मैं 400 मीटर दौड़ूंगा, लेकिन एक काम कर, तू मुझसे 15 मीटर आगे जा खड़ा हो जा, तू मुझसे 15 मीटर आगे से भाग, दोनों भाई दौड़ेंगे साथ में। यानी कि बी को 400 नहीं दौड़ना, 400 में से 15 माइनस करो, बी को केवल 385 मीटर ही दौड़ना है। ठीक है,
ए ने बी को 15 मीटर का स्टार्ट दिया, फिर भी उसे बी जो है 10 सेकंड से हरा दिया, फिर भी ए ने जो है बी को 10 सेकंड से हरा दिया। बी की स्पीड बताओ, मीटर पर सेकंड में बताना है। देखो रेस 400 मीटर की, ए 400 मीटर दौड़ेगा, 16 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ए को 400 मीटर दौड़ने में कितना सेकंड लगा? 25 सेकंड लगा। 400/16 25। तो ए ने पूरी रेस 25 सेकंड में खत्म करी, लेकिन ए ने जो है बी को 10 सेकंड से हराया, यानी बी जो है 10 सेकंड बाद रेस खत्म करेगा। 10 सेकंड लेट है, 10 सेकंड से हार गया, तो बी रेस कितनी देर में खत्म करेगा? 25 में 10 ऐड कर देंगे 35 सेकंड में, यानी कि बी 35 सेकंड में 385 मीटर दौड़ के जाता है। 35 सेकंड में 385 मीटर। तो बी की स्पीड क्या? भी 35 से काट लेंगे 385 को, 11 मीटर पर सेकंड मेरे दोस्तों बी की स्पीड है, और यही इस सवाल का आंसर है। ए ऑप्शन करेक्ट है। काफी बेसिक सा मेरे दोस्तों सवाल ये बना। आगे चलेंगे 7 नंबर, कंसीडर द फॉलोइंग। इसको कंसीडर करो मेरे प्यारे भाई। चलिए, यानी कि आपको सिंपल सा फॉर्मूला बताना है कि इसमें से कौन सा फॉर्मूला सही है, कौन सा गलत है। पहला चेक करते हैं, कॉस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा हो गया भाई साहब कॉस 2 थीटा। कैसे? कॉस की पावर 4 थीटा का मतलब कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो 1 हो गया, बचा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि होता है बच्चों cos 2 थीटा। क्या cos 2 थीटा का फॉर्मूला ये है? नहीं, ये तो tan 2 थीटा का है। cos 2 थीटा का फॉर्मूला तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, तो फर्स्ट नहीं आ सकता, फर्स्ट नहीं आ सकता, फर्स्ट नहीं आ सकता, यानी कि यही हो सकता है। अगर मैं आगे चेक ना भी करूं तो भी मेरा सवाल सॉल्व होगा कि फर्स्ट गलत हो गया। चेक करते, देखो कॉसेक प्लस कॉट बराबर 1 अपॉन कॉसेक माइनस कॉट, एकदम सही बात है। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस 2 थीटा है। कॉस 2 थीटा का ही फॉर्मूला लिखा हुआ tan की टर्म में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये भी सही है। तो सेकंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला जो है गलत है। आगे चलेंगे, बताइएगा। यदि अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं तो आपसे पूछा है अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 का मान क्या होगा, बताइएगा। क्वाड्रिक इक्वेशन है, अल्फा बीटा इसके रूट है, तो रूट का सम कितना होगा? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, माइनस बी की वैल्यू -7 है, अभी ए का मान यहां पे 1 है, तो 7 हो गया अल्फा बीटा। ठीक है, दिमाग में कर लिया करो, इतना मत मेहनत करवाया करो। अल्फा बीटा क्या होगा? सी बटा ए, अब यहां पे सी पे भी 1 है और ये ए भी 1 है, ये 1 आ गया। तो आपको ये पता चल गया आपको पावर 4 में जाना है। पावर 4 में नहीं जाओगे, पहले आप स्क्वायर निकालोगे ना। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या आएगा बच्चों? अभी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 अल्फा बीटा, यानी कि 47, ये आ गया 47। अब इसका स्क्वायर कर दो, आ जाएगा मेरे प्यारे भाई अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 क्या होगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, ये आ गया मेरे दोस्तों। तो 2209 में से 2 घटाएंगे 2207 आ जाएगा। ठीक है, वर्बली भी आप इस सवाल को कर सकते हैं, बड़ी बेसिक सी बात है। 47 स्क्वायर माइनस 2 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। आगे चलेंगे, बताइएगा। 9वां, यदि tan 25 डिग्री प्लस tan 85 डिग्री प्लस tan 145 डिग्री a प्लस बी रूट सी है, जहां a b c जो है वो इंटीजर है, पूर्णांक, और c एक प्राइम नंबर है, c एक अभाज्य संख्या है, तो a प्लस बी प्लस सी बताओ। देखो बच्चों, ये सवाल आप तभी कर सकते हो जब आपको ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी पता हो। tan थीटा माइनस tan 60 डिग्री माइनस थीटा प्लस tan 60 डिग्री प्लस थीटा बराबर होता है मेरे दोस्तों 3 tan 3 थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्री की हाई लेवल आइडेंटिटी है, कभी कभार इस पे सवाल आता है। 3 tan 3 थीटा मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना, ज्यादातर बेसिक आइडेंटिटी पे आते हैं। ये वही तो है, बस यहां पे थीटा की जगह 25 रख दिया है। थीटा की जगह क्या रख दिया? 25 25 60 प्लस 25 85, और ये जो tan 145 है कोई नई चीज नहीं है। tan 145 डिग्री का क्या मतलब? 145 डिग्री का मतलब है 180 माइनस 35, ये तो हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, और ये माइनस का tan 35 डिग्री हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, आप बोलोगे जी सर। तो ये तो माइनस tan 35 डिग्री है, इसको आप देखो ही मत मेरे प्यारे भाई,
ठीक है, थोड़ा सा एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए दे देता है -10 35 डिग्री। ठीक है भाई, तो tan थीटा -10 60 माइनस थीटा प्लस tan 60 प्लस थीटा 3 tan 3 थीटा, यानी कि क्या बनेगा 3 tan 3 थीटा, यानी कि 25 या 75 डिग्री। tan 75 डिग्री आपको पता होना चाहिए। 75 डिग्री की वैल्यू होती है 2 प्लस √3। tan 15 डिग्री 2 माइनस √3, तो आएगा 3 दूनी 6, 6 प्लस 3√3 आ गया मेरे प्यारे भाई। ठीक है जी, यही फॉर्म आ गई ना, a+b√c। रूट के अंदर क्या आ रहा है, रूट के अंदर आ रहा है 3, ये और ये 3 एक प्राइम नंबर है, यानी कि a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है, ये c की वैल्यू, इन तीनों का योग क्या आया 6 3 3 यानी कि 12। 12 इस क्वेश्चन का आंसर है, ए ऑप्शन करेक्ट है। बहुत ही आसान सी बात थी बच्चों। ये बताओ 10वां, दी x बराबर √4 डॉट 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 जा रहा है, तो x का मान क्या होगा। ये भी सीडीएस का सवाल था, बताओ इतना बेसिक। अगर ये इनफाइनाइट सीरीज है, रूट में चल रही है अनंत तक, अगर अनंत तक सेम नंबर का रिपीटेशन है तो x की वैल्यू 4 ही हो जाएगी। जिस नंबर का रिपीटेशन हो रहा है वही आंसर हो जाता है 4। क्लियर है, चलेगा जी। अब ये वाला सवाल बताइए 11 नंबर। ये जो सवाल है ना सीआरपीएफ के पेपर में आया था 2023 में, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन पूछा है। बोला है द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑन 2400 रुपए एट 14% रेट ऑफ इंटरेस्ट आफ्टर n years and ₹2800 at 8% rate of interest for 3 more years is 8:7 respectively. What is the value of n? देखिए, दो अलग अलग केस आपको दिए हैं और आपसे टाइम के बारे में पूछा है। n क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स। आप जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंटेज गुणा टाइम। अगर मैं यहां से समय निकालना चाहूं तो समय आएगा सिंपल इंटरेस्ट बटे प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंटेज। आपको पता है कि मैं हर सवाल को रेशियो से करने की कोशिश करता हूं। तो दो अलग अलग स्कीम में पैसा लगाया, एक में n साल के लिए लगाया है, दूसरे में 3 और साल यानी कि n+3 साल के लिए लगाया है मेरे प्यारे भाई। ठीक है ना, n+3 ईयर्स के लिए लगाया है और इसमें n ईयर्स के लिए पैसा लगाया है। ठीक है ना, आपको n का मान निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट का क्या रेशियो है, 8:7 है भाई। अगर मुझे टाइम का रेशियो निकालना है तो ये करना होगा, सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो है 8:7 भाई। प्रिंसिपल का क्या रेशियो है, 2400 रुपए और 2800 रुपए, किससे जा रहा है, 4 से। 4 6 24 और 4 7 28। रेट का क्या रेशियो है, 14% ब्याज की दर है और ये 8% ब्याज की दर है, तो रेट है 14% और 8%। तो मैंने वही किया जो मेरा रेशियो बोला, 7 से 7 कट गया मेरे प्यारे भाई। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा मेरे प्यारे भी, आ जाएगा 64:84, यानी कि मेरे प्यारे भी 4 से कट गया 16:21, यानी कि टाइम का जो रेशियो आ गया वो 16:21 आ गया मेरे प्यारे भाई। ठीक है भाई। अच्छा, गैप कितने का है मेरे दोस्तों, टाइम में 5 यूनिट का, जबकि गैप है कितने का टाइम में मेरे दोस्तों, यहां पे तो 3 साल का गैप है। तो 5 की वैल्यू 3 साल है, कितने गुना, 0.6 गुना, 5 30 होता है ना। आपसे n की वैल्यू पूछी है 16 यूनिट की वैल्यू, 16 की वैल्यू भी 0.6 गुना होगी, 16 छिक्कम 96 यानी कि 9.6 ईयर्स। तो n का जो मान है वो 9.6 आना चाहिए। ठीक है, 16 का मल्टीपल भी चेक कर सकते थे कि आंसर जो भी आएगा 16 का मल्टीपल आएगा। ये आपको समझने में लग रहा होगा कि थोड़ा लेंदी हो गया, बट एक्चुअल में ये सारी चीज कुछ लिखना नहीं पड़ता, बहुत ही सिंपल है ना। आपको ये चीज लिखने की जरूरत है मेरे प्यारे भाई, आपको तो 2-3 शब्द ही लिखने हैं, समझाने में और करने में बहुत फर्क होता है। ये 12वां सवाल बताइएगा, वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी क्वेश्चन 2022 के प्री में बच्चों सवाल पूछा गया था। अच्छे अच्छे सवाल मैंने कंपाइल किए हैं। एक वस्तु का एमआरपी 10,927 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। त्योहारों के मौसम के कारण क्या हुआ, कुछ डिस्काउंट डिक्लेयर किया गया, राजू ने आर्टिकल को खरीद लिया रिड्यूस प्राइस पे, घटे हुए प्राइस पे, एंड सेल्स इट एट 10,927, और वापस उसको 10,927 में बेच दिया और राजू को 11.5% का प्रॉफिट हुआ। तो बताइए कितनी छूट दी गई। देखो, ये जो 10,927 है केवल कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। इसका मतलब ये है कि देखो दोनों जगह सेम है, यानी कि एक आर्टिकल का जो मार्क प्राइस है, राजू ने उस पर कुछ डिस्काउंट लेके सामान खरीद लिया और खरीदने के बाद उसको वापस सेम दाम में बेचा, जो मार्क प्राइस है वापस उसी दाम में बेच दिया। अच्छा, राजू को प्रॉफिट कितना हुआ, 11.5। 11.5 का मतलब
23/2%, यानी कि 23/200 राजू को प्रॉफिट हुआ फ्रैक्शन में। यानी कि राजू ने अगर वो सामान 200 रुपए का खरीदा है, 200 रुपए का, तो सामान को 23 प्रॉफिट कमाकर 223 में बेचा होगा। राजू को 11.5% प्रॉफिट है, यानी कि राजू ने 200 का जो सामान है मेरे प्यारे भाई, वो कितने में बेचा होगा? 223 में बेचा होगा। तो भाई मार्क प्राइस भी तो 223 रुपए होगा, एमआरपी भी तो 223 ही होगा। क्यों होगा मेरे प्यारे भाई? भाई जो एमआरपी है वापस सामान को उसी दाम में बेचा है, तो मार्क प्राइस भी 223 ही रहा होगा। यानी कि राजू ने 223 के एमआरपी का सामान 200 में खरीदा है। तो यानी कि राजू को डिस्काउंट कितना मिला है? 23 रुपए का। कितने पर? 223 पर। परसेंटेज में आपको देखना है, तो लगभग 10% आएगा मेरे प्यारे भाई। भाई 223 का अगर मैं 10% निकालूं तो 22.3 होता है, लेकिन ऊपर 23 से हल्का सा ज्यादा है, तो 10% से हल्का सा ज्यादा आएगा, 11 तो नहीं पहुंचेगा, ये भी 11 ही है, लगभग 10.3%, 10% से हल्का सा ज्यादा आएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल, डाटा भी बहुत अच्छा है, ये बताएगा। द पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर ऑफ सर्कल of radius 5.2 centimeter is 16.4 centimeter. What the area of sector? सेक्टर आप जानते हैं मेरे प्यारे भाई? नहीं जानते। कि भाई जैसे आपके पास, एक सेकेंड भाई, जैसे मेरे दोस्तों सर्कल है, सर्कल, सर्कल का मेरे दोस्तों एक स्लाइस आप काट के निकाल दीजिएगा मेरे दोस्तों, पिज्जा की एक स्लाइस, तो ये कहलाते सेक्टर। क्लियर है? और मेरे दोस्तों इस सेक्टर का है ये आर्क, ये है मेरे दोस्तों आर्क, चाप, चाप की लंबाई है एल, यह सेक्टर की रेडियस है आर मेरे दोस्तों। ठीक है ना? अगर मुझे इस सेक्टर का ये एरिया निकालना है, अगर मेरे को सेक्टर का ये एरिया निकालना है, तो मेरे पास डायरेक्ट कंसेप्ट है हाफ ऑफ एल इंटू आर। यही है सवाल में आपको क्या दे रखे? सेक्टर की रेडियस दे रखी है 5.2 सेंटीमीटर। सेक्टर का मेरे दोस्तों परिमाप दे रखा है। परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है चारों ओर की बाउंड्री। ये बाउंड्री है, ये नहीं। अगर मुझे सेक्टर का परिमाप निकालना है तो कैसे निकलेगा? मैं रेडियस जोड़ूंगा, फिर मैं लेंथ ऑफ आर्क जोड़ूंगा, फिर मैं ये रेडियस जोड़ूंगा, यानी कि ये परिमाप है मेरे दोस्तों पूरा। अगर इस परिमाप में से मैं रेडियस का दोगुना यानी कि 2r माइनस कर दूं, रेडियस क्या है? 5.2, 5.2 का दोगुना 10.4 अगर मैं घटा दूं, तो 6 सेंटीमीटर जो बचेगा वो क्या होगा? वो सेक्टर के आर्क की लंबाई होगी, चाप की लंबाई। आप बोलोगे जी सर काफी इंटरेस्टिंग सवाल है, तो चाप की लंबाई 6 सेंटीमीटर आ गई प्यारे भाई, रेडियस मुझे पता है 5.2, तो एरिया क्या आ जाएगा? 1/2 LR। क्लियर है? 6 इंटू मेरे दोस्तों 5.2। आप बोलोगे जी सर 2 तिया 6, यानी कि आएगा 15.6 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही अच्छा सवाल था, जबरदस्त क्वेश्चन। आगे चलेंगे, बताओ, सिंपलीफाई करिएगा भाई इसको। जीडी के पेपर का सवाल है, काफी बेसिक है। देखो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां 0.8 और 0.4 लिख दिया है ए बी की जगह। आप जानते हैं कि अगर आप a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 को अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से भाग देंगे, तो भाग देने पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचेगा। तो यहां भी यही बचना चाहिए मेरे दोस्तों, बस a की जगह 0.8 है, b की जगह 0.4 है, तो 0.8 स्क्वायर माइनस 0.4 स्क्वायर ही बचेगा मेरे दोस्तों। 64 माइनस 16 48, यानी कि 0.48 आंसर है। ठीक है, बेसिक सवाल था, बकवास कुछ ज्यादा इसमें खास है नहीं। आगे चलेंगे, सवाल नंबर 15। यस, ये ज्योमेट्री का सवाल हमने सीडीएस 2023 के पेपर से लिया है। बनाइएगा जरा इस सवाल का उत्तर क्या होगा। मान लीजिए एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, मानेंगे काहे को, हम आपको दिखाएंगे। माना एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसकी भुजा 5 12 13 है। पी शीर्ष ए से कर्ण बीसी पर खींचे गए लंब की लंबाई है। कर्ण ए से, सॉरी, शीर्ष ए से कर्ण है आपका बीसी पर एक खींचा गया परपेंडिकुलर है पी, इसकी लंबाई पी है मेरे दोस्तों। ठीक है ना? भुजा है इसकी 5 12 13। तो आपसे पूछा है 13 पी का मान क्या होगा? 13 पी का, तो 13 पी का मान आ जाएगा 60। हालांकि चित्र बनाने की जरूरत नहीं है, आप बेसिक कंसेप्ट भी जानते हैं। या फिर अगर आपको सवाल सॉल्व करना है कि कैसे हुआ, तो एरिया को बराबर कर दो। भाई राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या हो? 1/2। राइट एंगल बनाने वाली साइड का प्रोडक्ट 5 × 12। और भैया अगर मैं इस साइड को बेस मानता हूं, ये बेस है 13, सामने वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ये हाइपोटेनस की हाइट है पी,
तो 1/2 13 गुणा पी। ये भी ट्राइंगल का एरिया, एरिया बराबर 1/2 आधार गुणा पूछा, ये कट जाएगा 1/2। 13 पी किसके बराबर आ गया? 60 के बराबर हो गया, एरिया को इक्वेट करके। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। यदि x बराबर √3 + 1 अपॉन √3 - 1, y बराबर √3 - 1 अपॉन √3 + 1, तो आपसे इसका मान पूछा है। देखो x³ - y³ अगर आपको निकालना है तो आप अच्छी तरीके जानते हैं कि x³ - y³ का फॉर्मूला है x - y इंटू x - y का होल स्क्वायर प्लस 3xy। अगर मुझे x - y पता लग जाए तो जिंदगी सॉल्व हो जाए। ओके, x गुणा y तो पता है भाई, ये जो है इसका उल्टा ही है y। √3 + 1 ऊपर था नीचे चला गया, नीचे था ऊपर चला गया, x इंटू वाई तो 1 है। क्लियर है? यानी कि मुझे x - y निकालना है केवल। मतलब हम ये जानना चाहते हैं इसमें से इसको घटा के क्या आएगा, केवल ये जानना चाहते हैं, बताओ। तो मेरे प्यारे भी आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं a + b अपॉन a - b। अगर पूरा मॉक टेस्ट में अपनी स्पीड से सॉल्व करूं तो 15-16 मिनट लगेगा, लेकिन आपको समझ में थोड़ी सी तकलीफ होगी। अगर आप इसमें से इसको घटाते हैं a + b अपॉन a - b में से a - b अपॉन a + b को घटाते हैं तो a² - b² एलसीएम ऊपर आता है 4ab। ये कंसेप्ट है, डायरेक्ट इसको ध्यान रखिएगा, टाइम बचेगा आपका। बस यहां x a की जगह √3 कर दिया है, b की जगह 1, तो 4ab यानी कि 4 इंटू √3 इंटू 1 अपॉन a² - b² यानी कि 3 - 1 2। तो 2 से 4 दो बार कट जाएगा, 2 √3 इस सवाल का आंसर नहीं है। ये x - y की वैल्यू आ गई 2 √3। यहां पर रख देते हैं। आपसे तो ये पूछा है ना x³ - y³ 2 √3 इंटू 2 √3 का स्क्वायर 12 प्लस 3xy तो 1 है 3, 12 3 15 दूनी 30 √3 इस सवाल का आंसर है 30 √3। बताइएगा, है कि नहीं मजेदार सवाल? शानदार है भाई। ठीक है, ये सवाल में इतना लिखना नहीं है मेरे प्यारे भाई, ये आपको समझाने के लिए मैंने बताया है। ये लाइन भी नहीं लिखनी, ये भी आपको नहीं लिखना, ये भी नहीं लिखना मेरे प्यारे भाई, केवल इतना है। ठीक है, जो एक्चुअल में आपको करना पड़ेगा। ठीक, चलो अगला सवाल देखेंगे। अब जबरदस्त सवाल भाई साहब आपके सामने एलसीएम एचसीएफ का, इजी छुटका डाटा पे तो आपने बहुत सवाल देख लिए। जरा ये करो, मान लो कि x में सबसे छोटी संख्या है जिसे 17, 19, 34 और 95 से भाग करने पर हर केस में 16 शेषफल आता है और x 46 से डिविजिबल है, 46 से कट जाता है, तो x के अंकों का योग आपसे पूछा है। अरे 9 होता तो डिजिटल सम भी लगा लेते, यहां तो 9 भी नहीं है, तो सॉल्व करना पड़ेगा पूरा। पहले ये बताओ इनका एलसीएम क्या है? 17 34 का एलसीएम तो 34 आ जाएगा और 19 95 का एलसीएम आ जाएगा 95। तो 34 गुणा 95 कितना आ गया मेरे दोस्तों? 3400 माइनस 170, 34 पंजे माइनस करेंगे 3230। तो 3230 वह सबसे छोटी संख्या जो इससे सबसे कटेगी, लेकिन हर केस में 16 रिमाइंडर आना चाहिए। तो 3230 मल्टीप्लाई बाई के प्लस 16, ये आ गई एक्स की स्टैंडर्ड वैल्यू। ये वो संख्या है जिसे इनमें से किसी भी से भाग लगा लो हमेशा 16 शेषफल आएगा, लेकिन ये नंबर x 46 से डिविजिबल होना चाहिए। तो मुझे k की वैल्यू ऐसी लेनी है कि नंबर 46 से कटे। बताओ क्या रखूं k की जगह? देखो आसान तरीका है भाई, ये जो 3230 k है इसको आप काटो 46 से, तो 46 मेरे दोस्तों कितनी बार जाएगा? 7 बार अगर मैं दूंगा तो मेरे दोस्तों आ जाएगा ये 280 और 42 322। 46 7 जा 322 है, यानी कि 3220 ऐसा नंबर है जो 46 से कट जाएगा। 3220 46 से कट जाएगा, ये 3230 है, यानी कि 10 बचेगा। 10k प्लस 16। अगर मैं इसको 46 से भाग दूंगा तो यही रिमाइंडर बचेगा, यानी कि मुझे केवल इस नंबर को 46 से डिविजिबल बनाना है। तो क्या रखूं k की जगह? x की स्मॉलेस्ट वैल्यू लेनी है, 1 नहीं रख सकता, 2 नहीं रख सकता, 3। जैसे मैं यहां पे k की जगह 3 पुट करूंगा, 30 प्लस 16 46 बन जाएगा और 46 से कट जाता है, तो k की वैल्यू अपन लोग 3 पुट करेंगे, यानी कि जो संख्या आएगी मेरे प्यारे में वो आएगी 3230 का 3 गुना, यानी कि 9690 और प्लस 16, यानी कि आ गई मेरे दोस्तों आपकी 9706। ये आ जाएगा? आप बोलोगे हाँ जी सर। अंकों का योग पूछा है तो 6 7 13 और 9 22। आप बोलोगे हाँ जी सर 22 इस क्वेश्चन का आंसर है। बहुत ही जबरदस्त सवाल।
ठीक है भाई, थोड़ा आपको पेशेंस रख के करना पड़ेगा, कर लोगे। देखो पेपर में हर टाइप का सवाल आता है, इजी भी मॉडरेट भी। अब जैसे देखो मैंने एकदम बैलेंस पेपर बनाया है। एबीसी एक त्रिभुज है जो केंद्र ओ के साथ एक वृत्त में बना हुआ है। यदि ए बी 8 है, बीसी 15 है, एसी 17 है, तो इस त्रिभुज की परित्रिज्या क्या है? अब 8, 15, 17 को मैं देख के ही समझ गया कि राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज है और ये इसका हाइपोटेनस कर्ण है। इसकी सरकम रेडियस पूछे, सरकम रेडियस होती है हाइपोटेनस का आधा, 17 का आधा 8.5, इस सवाल का आंसर आ जाएगा। तो किसी सवाल में आपको 1 मिनट लगा, किसी सवाल में 1 सेकंड लगा, ऐसे ही पेपर होता है। ये बताओ 19वां, ए बी सी आर 3 फ्रैक्शन। माना ए बी सी 3 फ्रैक्शन है, ए छोटा है बी से, बी छोटा है सी से। जब सी को ए से भाग देते हैं तो रिजल्ट 9/2 आता है। जब सी को भाग देते हैं ए से तो क्या आता है? रिजल्ट 9/2 आता है, विच एक्सीड्स बी बाई 23/6। जो बी से 23/6 ज्यादा। ये जो लैंग्वेज है ना, इस पे कम से कम 20 सवाल आ रखे प्रीवियस ईयर में, प्री में भी मेंस में भी। जब सी को ए से भाग देते तो 9/2 आता है, और ये जो रिजल्ट आया है ये क्या है? ये बी से 23/6 ज्यादा है। तो आप यहां से बी का मान नहीं निकाल सकते। देखो अगर यहां /6 तो यहां भी /6 बना लेते, 3 से गुणा, ये 27/6 हो जाएगा, 23/6। 27/6 में से 23/6 घटाएंगे, 4/6। तो बी का मान आ गया बच्चों 4/6 या फिर 2/3। बी की वैल्यू 2/3 आ गई मेरे प्यारे भाई। क्लियर? आगे क्या बोला है बी? अब जरूरत थी इस बात की, बी का मान आ गया 2/3। बोला एबीसी का योग 19/12 है, एबीसी का सम 19/12 है, तो 2a + b - c, यानी कि आपको एबीसी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। बी का मान आ गया 2/3। अगर एबीसी का योग 19/12 है तो ए और सी का क्या बचेगा भाई? एबीसी का योग है 19/12। मैं अगर उसमें से बी का मान घटा दूं 2/3 तो ए और सी का योग आ जाएगा भाई। 12 बनाने के लिए ऊपर नीचे 4 से गुणा, 8/12। 19/12 में से 8/12 घटाओगे तो कितना बचेगा? 11/12। तो ए प्लस सी की जो वैल्यू है वो 11/12 आ गई। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अब मेरे को देखो ए प्लस सी का सम पता है, रेशियो पता है भाई। अगर ए का मान 2 यूनिट है तो सी का मान है 9। ए प्लस सी का सम कितना है? 11। 11 की जो वैल्यू है वो 11/12। एक की वैल्यू 1/12 है, तो 9 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी भाई? सी का मान है 9 यूनिट, 9 यूनिट की वैल्यू 9/12। 9/12 का मतलब 3/4। मैं केवल बोल रहा हूं, लिखूंगा नहीं। ए की वैल्यू है 2 यूनिट, 2 यूनिट की वैल्यू आएगी 2/12। 2/12 का मतलब 1/6। 1 यूनिट का मान 11 की वैल्यू 11/12 है, तो 1 यूनिट के लिए 1/12 आ गई। तो यहां रेशियो में 1/12 से गुणा कर देंगे, ए और सी की वैल्यू आ गई। पूछा है 2a। 2a का मतलब मेरे दोस्तों 1/6 का दुगना 1/3 प्लस b, b का मतलब 2/3 और माइनस c, c का मतलब मेरे प्यारे भाई 3/4। 1/3 में अगर 2/3 जोड़ेंगे तो ये 1 हो गया। 1 में से 3/4 घटाएंगे तो 1/4। बहुत बढ़िया जी, 1/4 इस सवाल का आंसर दिख रहा है, सी ऑप्शन। मस्त सवाल है, कुछ है इसमें लॉजिक नहीं, केवल आपको कैलकुलेशन करते जाना, करते जाओ मेरे दोस्तों, उत्तर मिलेगा, विश्वास रखो मुझ पे। 20 नंबर सवाल। ए होलो आयरन पाइप इस 35 सेंटीमीटर लंबा। एक खोखला लोहे का पाइप है 35 सेंटीमीटर लंबा, इसका बाहरी व्यास 14 है। भाई बाहरी व्यास, इसकी एक्सटर्नल डायमीटर 14 है तो एक्सटर्नल रेडियस 7 सेंटीमीटर होगी। इसकी पाइप की मोटाई 1 है। अगर पाइप की मोटाई 1 है तो अंदर की रेडियस कितनी होगी? 7 - 1 6, 6 सेंटीमीटर इंटरनल रेडियस, बाहर की रेडियस 7 सेंटीमीटर। पाइप में लगे लोहे का वजन 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन 10 ग्राम है, तो पाइप का वजन बताओ किलो में क्या होगा? तो अगर आपको पाइप का वॉल्यूम पता लग जाए कि पूरे पाइप को बनाने में कितना लोहा इस्तेमाल हुआ है, वॉल्यूम पता लग जाए उस लोहे का, तो सॉल्व हो जाएगा। आप वैसे भी कर सकते हैं कि भैया आंसर जो भी आएगा 11 का मल्टीपल आएगा, कि पाई में 11 आता है। 11 का मल्टीपल ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है, ये वाला है, यही होगा उत्तर। चाहे करके देख लो भाई। खोखले गोले का जो वॉल्यूम होता है वो होता है पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर इंटू h। ये होलो सिलेंडर का वॉल्यूम है। पाई की वैल्यू है 22/7 मल्टीप्लाई कैपिटल R की जगह 7 रखेंगे, स्मॉल r की जगह 6, तो 7 का स्क्वायर 49 माइनस 6 का स्क्वायर 36, 49 माइनस 36 13 इंटू हाइट। पाइप कितना लंबा है? 35 सेंटीमीटर लंबा है मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर। ये वॉल्यूम आ गया सेंटीमीटर क्यूब।
लोहा, पाइप को बनाने में जो लोहा इस्तेमाल हुआ उसका आयतन इतना है, लेकिन आपसे पूछा लोहे का वजन। अब अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन 10 ग्राम है तो इतने सेंटीमीटर क्यूब का क्या होगा, मल्टीप्लाई बाई 10, ये 10 ग्राम आ जाएगा मेरे दोस्तों। ये वजन आ गया पूरे पाइप का, लेकिन ये आया है ग्राम में, आपको बताना है किलो में। अगर आप 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000, अगर आप इसको 1000 से भाग दे दीजिएगा तो ये आपका आंसर आएगा बच्चों किलोग्राम में। जरूरत नहीं है ऑप्शन से, तो सवाल सॉल्व हो गया पूरा का पूरा। ठीक है, 0 आपका कैंसिल आउट। 7 पंजे 35 मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। चलिए 22 पंजे 110, 110 से आपका 0 चला जाएगा, बचेगा 11, 11 गुणा 13 143 बटे 10 यानी कि 14.3 किलोग्राम लोहे के पाइप का वजन है। और यही सवाल का आंसर है बच्चों, डी ऑप्शन। समझ में आया? बट यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग, बिकॉज आंसर जो भी आएगा, ऊपर पाई में 22 आता है, 11 का मल्टीपल जरूर आएगा, वो एक ही ऑप्शन दिख रहा था, यहीं पे आप छोड़ के आगे बढ़ जाओगे सवाल को। जी भाई साहब, सवाल नंबर 21 करिए। आप सोच रहे हैं कि ड्रेस कैसे बदल गई, तो एक क्लास के बीच में जो आधे आधे घंटे का गैप होता है उसमें मैं ये मॉक टेस्ट आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं कि उसी टाइम में स्टूडियो में रहता हूं, बहुत कम समय मिलता है। चलो सवाल करते हैं। 102, 119, 153 और 204 मीटर लंबी 4 रस्सियों को समान लंबाई के भागों में काटना है। प्रत्येक भाग जितना संभव हो सके उतना लंबा लेना है, यानी कि हर भाग की लंबाई को अधिकतम रखना है, मैक्सिमम लंबा रखना है। तो आपसे पूछा है मिनिमम कितने पीस काटे जा सकते हैं। देखो ये 4 रस्सियों, उसके पीस करने हैं आपको बराबर बराबर लंबाई के, और हर पीस को मैक्सिमम लेंथ का रखना है। तो क्या लेना चाहिए हमें, HCF लेना चाहिए कि नहीं भाई। हर पीस की लंबाई को क्या लेना पड़ेगा, इन चारों रस्सियों की लेंथ का HCF। और देखो HCF क्या आएगा मेरे दोस्तों, सभी को दिखाई दे रहा है 17 का पहाड़ा है, 17 आ जाएगा मेरे दोस्तों, यानी कि हर टुकड़े की लंबाई को 17 मीटर लेना चाहिए। क्योंकि HCF क्या होता है भाई, इनका डिफरेंस लेंगे 17, 17 से ये नंबर भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, यानी कि 17 ही वह सबसे बड़े से बड़ा टुकड़ा है जो इन चारों को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकता है। तो वे कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं मेरे दोस्तों, अगर 102 मीटर लंबी रस्सी है, 17 से 17 मीटर लंबाई के टुकड़े काटेंगे तो कितने टुकड़े होंगे, 6। 17 से भाग करेंगे ना, 17 7 119, 17 मीटर लंबाई के 153 मीटर लंबी रस्सी कितने टुकड़े कटेंगे, 17 निम्मा 153। 204 को भाग करेंगे 17 से तो 17 कम 17, 17 दूनी 34, तो 12 9 21 और 21 और 13 आ जाएगा 34। 34 ही सवाल का आंसर है मेरे प्यारे भाई। काफी आसान सा सवाल तो ये करवाइए। ए पर्सन ऑन द टॉप ऑफ ए वर्टिकल टावर ऑब्जर्व ए कार मूविंग एट ए यूनिफॉर्म स्पीड कमिंग डायरेक्टली टुवर्ड्स इट। 6 मिनट का समय लगता है एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री से 45 डिग्री तक चेंज होने में। फर्दर T मिनट समय लगता है टावर तक पहुंचने में। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, टी की रेंज पूछी है। देखो भाई मेरे प्यारे भाई, टावर है, ये है टावर, और इस टावर के टॉप पे एक आदमी बैठा है। उसने देखा एक कार है जो उस आदमी की ओर आ रही है, उसका डिप्रेशन एंगल 30 डिग्री से 45 डिग्री चेंज होने में 6 मिनट लगा। मतलब अभी मेरे दोस्तों जैसे सपोज कार है यहां पर, जैसे सपोज अभी कार यहां पर है पॉइंट ए पर, और यहां डिप्रेशन एंगल 30 डिग्री का है। हालांकि डिप्रेशन एंगल ये वाला 30 डिग्री है, बट ये भी 30 डिग्री है। कार जो है टावर की ओर आ रही है, सपोज कार यहां पे आ गई, और अब डिप्रेशन एंगल जो है वो 30 डिग्री से चेंज होकर कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया मेरे प्यारे भी, कितना 45 डिग्री हो गया। और कितना समय लगा 30 डिग्री से 45 डिग्री तक चेंज होने में, 6 मिनट लगा। यानी कि कार को ए से बी तक आने में 6 मिनट लगा है मेरे प्यारे भाई। चलेगा, अब ये लेंथ क्या है, रेशियो में काम करेंगे ना भाई। छोटे ट्राइंगल को अगर मैं आप ये लेता हूं 45 डिग्री के सामने ये लेंथ 1 यूनिट है, तो ये भी 1 यूनिट होगा। अगर मैं बड़े राइट एंगल को देखो, बड़े राइट एंगल को भाई 30 डिग्री के सामने अगर ये 1 यूनिट है, अगर 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट है तो ये 60 डिग्री है, पूरा 60 डिग्री के सामने कितना हो गया, पूरा √3 होगा। 30 डिग्री के सामने 1, 60 डिग्री के सामने √3, ये पूरी लेंथ √3 होगी, ये 1 है, तो कितना बचेगा, √3 - 1 यूनिट बचा। ये लेंथ बचा √3 - 1 यूनिट। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। सवाल के अकॉर्डिंग √3 - 1 ए से बी तक आने में 30 डिग्री से 45 डिग्री तक एलिवेशन एंगल चेंज होने में डिप्रेशन एंगल 6 मिनट लगते हैं। कितना समय लगा, 6 मिनट का टाइम लगा। आपसे पूछा है फर्दर इसके बाद T मिनट लगता है टावर तक पहुंचने में।
यानी कि अब पॉइंट बी से लेकर टावर तक पहुंचने में टी मिनट लगता है। टी की वैल्यू बताओ भाई। अगर √3 - 1 यूनिट जाते हो 6 मिनट में, तो 1 यूनिट डिस्टेंस कितने मिनट में जाओगे? अगर √3 - 1 यूनिट 6 मिनट में जा रहे हो तो 1 यूनिट डिस्टेंस जाओगे 6/√3 - 1 मिनट में मेरे प्यारे भाई। यानी कि यही टी की वैल्यू है मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, लेकिन आंसर रैशनलाइजेशन करके कर रखा है ना। ऊपर नीचे √3 + 1 से गुणा करेंगे तो 6 गुणा √3 + 1, नीचे √3 - 1 √3 + 1 यानी कि मेरे दोस्तों 2 हो जाएगा। 2 से 6 कट गया प्यारे बच्चे 3 बार। √3 कितना होता है? √3 होता है अप्रोक्स 1.73। तो 1.73 में 1 जोड़ूंगा तो 2.73 आ गया मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हाँ जी सर। 27 × 81 यानी कि ये 8.1 से बड़ा आएगा लेकिन 8.3 से छोटा, तो बी ऑप्शन है। 8 और 8.3 की रेंज में रहेगी ये कैलकुलेशन। तो ये इसका उत्तर आ गया। काफी अच्छा सवाल है। इस सवाल का सोर्स क्या है? ये सवाल सीडीएस 2023 के पेपर का है, ठीक है ना। ऐसे सवाल एसएससी में भी आते रहे हैं और ऐसे रेलेवेंट सवाल आपको प्रैक्टिस करने चाहिए अलग अलग एग्जाम के। 23 नंबर सवाल बताइएगा, इस सवाल का सोर्स क्या है? ये भी सीडीएस 2023 के ही एग्जाम का है, ठीक है जी। मैं वही क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं जो एसएससी में भी आ सकते हैं। 10 की पावर 8 थीटा प्लस कॉट की पावर 8 थीटा m है, तो 10 प्लस कॉट का मान क्या होगा बताइए। आपको पावर 8 से पावर 1 में आना है, तो समझ जाइए अंडर रूट करते जाना है। देखो मैं आपके सामने यहां पे कंसेप्ट लिखवाता हूं, जैसे x² + 1/x²। यदि x² + 1/x² बराबर k है यदि, तो अगर आपको x + 1/x निकालना है तो कैसे आएगा? 2 जोड़ के अंडर रूट ले लेंगे मेरे प्यारे में, √k + 2। दिस इज द कंसेप्ट। पावर 2 से अगर पावर 1 में आना है या अंडर रूट लेना है तो 2 जोड़ के रूट ले लीजिए मेरे प्यारे भाई। अब यहां पे पावर देखो 10 का उल्टा ही तो है कॉट। कॉट कुछ और नहीं, कॉट का मतलब 1/10 की पावर 8 है। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात समझे, ठीक है बच्चों। तो कॉट मतलब 1/10 ही है, तो ये वही बन गया x की पावर 8 + 1 में x की पावर 8 फॉर्म। तो पावर 8 से पहले पावर 4 में आएंगे, क्या आएगा? 2 जोड़ के अंडर रूट ले लो, m में 2 जोड़ के अंडर रूट ले लो, ये आ गई पावर 4 की वैल्यू। फिर पावर 4 से पावर 2 में आना है, फिर 2 जोड़ के अंडर रूट ले लो मेरे प्यारे भाई, ये पावर 2 आ गया। tan² थीटा प्लस cot² थीटा। फिर पावर 1 में आना है, फिर से 2 जोड़ के अंडर रूट ले लेंगे मेरे प्यारे भाई, 2 जोड़ के फिर अंडर रूट ले लिया। ये इस सवाल का आंसर आएगा। जिसको ये कंसेप्ट पता है वो इसको वर्बली कर लेगा। तो √m + 2 + 2 + ये सी ऑप्शन इस सवाल का उत्तर बन रहा है। बहुत ही बेसिक सवाल बच्चों ये है, इजी है ना। आगे चलते हैं, अगला सवाल ये बनाइएगा, सवाल नंबर 24 एवरेज का क्वेश्चन है। बताओ, एक क्लास में 48 स्टूडेंट का एवरेज वेट है 37 किलोग्राम। एक क्लास में 48 स्टूडेंट है, उनका औसत वजन 37 किलोग्राम है। यदि एक टीचर के वेट को भी इसमें इंक्लूड कर लिया जाए, शामिल कर लिया जाए, तो एवरेज वेट 1.2 kg बढ़ जाता है। यदि टीचर के वेट को भी शामिल कर ले तो एवरेज वेट कितना बढ़ जाता है? 1.2 किलोग्राम बढ़ जाता है। आपसे पूछे टीचर का वेट बताइए क्या है। देखो एक क्लास में 48 स्टूडेंट हैं, उनका एवरेज वेट है 37 किलोग्राम। एक टीचर भी शामिल कर लेते हैं, टीचर के आने की वजह से एवरेज वेट कितना बढ़ जाता है? 1.2 किलोग्राम बढ़ जाता है एवरेज वेट। भाई 48 स्टूडेंट तो पहले से ही थे, एक टीचर और शामिल कर लिए तो टोटल 49 लोग हो गए। 49 लोगों का एवरेज 1.2 किलोग्राम बढ़ा है, तो टोटल कितना बड़ा होगा? 49 गुणा 1.2, टोटल इतना बड़ा होगा मेरे प्यारे भाई। तो 2 नाम 18 यानी कि एंड में 8 आएगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। और ये लगभग 60 में 37 जोड़ेंगे तो 90 के नजदीक आएगा, 90 प्लस। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है इस सवाल का, ठीक है भाई। लास्ट क्वेश्चन करेंगे इस मॉक टेस्ट का, करके बताइएगा। यह सवाल सीआरपीएफ के पेपर में है मेरे प्यारे भाई 2023 में, ठीक है। जरा इस सवाल को करो आप, बहुत अच्छा सवाल पूछा है सीआरपीएफ में। नानी याद दिला देगा आप इस सवाल को। जो बच्चे मुझसे मिक्सचर नहीं पढ़े हैं वो इसको बेसिक से करेंगे, पूरा रेशियो बार बार कैलकुलेट करते रहेंगे, पागल हो जाएंगे। मेरे पास ऐसे सवालों को करने का या मिक्सचर के किसी भी सवाल को करने का ऐसा रामबाण इलाज है कि कभी आप अटकोगे नहीं। जरा करो। ए कैन है 25 लीटर ऑफ वाटर एंड मिल्क मिक्सड इन द रेशियो 1:4। ए के पास 25 लीटर पानी और दूध है 1:4 के रेशियो में। वाटर और मिल्क का रेशियो कितना है? ए के पास 1:4।
इस मिश्रण का 3 लीटर निकाला जाता है और उसमें 2 लीटर मिल्क ऐड किया जाता है। फिर सेम प्रोसेस को एक बार और किया जाता है, तो फाइनल रेशियो क्या होगा मिल्क और वाटर का। ठीक है, देखो इस सवाल में प्रॉब्लम क्या है कि आप निकाल कुछ और रहे हो, 3 लीटर मिक्सचर खाली करते हो और इसमें 2 लीटर दूध मिलाते हो। तो जब भी ऐसा सवाल है कि आपने निकाला कुछ और है और मिलाई कुछ और क्वांटिटी है, तो हम हमेशा लेफ्ट अपॉन टोटल पे फोकस करते हैं। किस पे फोकस करते हैं? लेफ्ट अपॉन टोटल पे। चलिए प्यारे बच्चों, इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है, मैं रेशियो ही निकालूंगा। आपके पास पानी और दूध का रेशियो है 1:4। आपने मिक्सचर निकाला और आपने इसमें दूध मिलाया। बच्चों आपने दूध मिलाया, छेड़छाड़ कर दी दूध के साथ, तो हम फोकस किस पे करेंगे? पानी पे। हम किस पे फोकस करेंगे? पानी पे। अगर स्टार्टिंग की बात करूं तो स्टार्टिंग में आउट ऑफ टोटल कितना पानी है? स्टार्टिंग में आउट ऑफ टोटल कितना पानी? भाई 1 और 4 5, टोटल अगर 5 लीटर मिश्रण है तो उसमें से पानी कितना है? 1 पार्ट। आपके पास मिश्रण कितना है? 25 लीटर मिश्रण है, शुरुआत में 25 लीटर मिश्रण है। आपने 25 में से 3 लीटर मिश्रण निकाला, 25 में से 3 लीटर निकाला, बचा कितना? 22 लीटर मिश्रण बचा। फिर आपने उसमें 2 लीटर दूध मिला दिया। 22 में 2 लीटर दूध मिला देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा? 24। अब टोटल 24 हो गया। फिर 24 में से आपने दोबारा 3 लीटर खाली किया, बचा कितना? 21 बचा। फिर आपने इसमें 2 लीटर दूध मिला दिया, 21 में टोटल 2 मिला दोगे तो टोटल कितना हो जाएगा? 23। तो लेफ्ट अपॉन टोटल से मल्टीप्लाई करते जानी है, ये आपका फाइनल रेशियो हो गया, यानी कि आउट ऑफ टोटल फाइनल मिक्सचर में इतना पानी होगा। अभी आप बोलोगे जी सर ये 3 सत्ते 21 और ये 3 अट्ठे 24, 2 से चला जाएगा मेरे दोस्तों 11 और 2 से चला जाएगा 4, यानी कि 77:460। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि फाइनल मिक्सचर में अगर पानी 77 है तो टोटल मिक्सचर 460 है। आपसे क्या पूछा है? दूध से पानी का रेशियो, तो पानी 77 होना चाहिए, यानी कि ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। वाटर 77 है तो मिल्क कितना होगा? अभी 460 में से 77 माइनस करेंगे, मिल्क आएगा 383, ये डी ऑप्शन। तो दिस इज वन लाइनर सॉल्यूशन है भाई, ये आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं थी, सब मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। इतना सवाल आपको करना था। तो ये मॉक टेस्ट का मैंने आपको पूरा सॉल्यूशन करवाया। आपको सवाल कैसे लगे, सॉल्यूशन कैसा लगा, वो आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए मेरे दोस्तों। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो लाइक जरूर करें, शेयर करो और कमेंट में अपनी राय जरूर दो, ठीक है ना। आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, वहां पर उसकी PDF अपलोड हो जाएगी, ठीक है। चलिए बाय।